Hello everyone, my name is Tathagat Avatar Tulsi. I have cleared NET 3 times and right now I am doing research in trauma studies. So basically, in this video we will talk about Virginia Woolf, his important works, and then we will discuss some PYQs which has came in our NTA examination. What you have to do is that the important works which I will tell about her, you have to go to the summary, then have to write, and then have to make your own notes. Basically I want to say that कि मैं ये एक हेल्पिंग वीडियो है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको कुछ गाइड कर दूंगा कि वर्जीनिया वुल्फ की कौन सी जो बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। और फिर उसके बाद आप विकीपीडिया से, यूट्यूब से, सबसे पहले अगर आप यूट्यूब पे उसका समरी देख लो और फिर उसके बाद विकीपीडिया पे जाके उसका कुछ बुलेट पॉइंट नोट डाउन करके और फिर उसका समरी लिखो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके प्रिपरेशन में। सो ओके, लेट्स टॉक्स अबाउट वर्जीनिया वुल्फ. So he was born in 1882 and he was died in 1941. She educated herself and she married to Leonard Woolf. She was associated with Bloomsbury Group and she has affair with Vita Sackville. And one more important things which you have to note down is that she suicide. I think कि उनको bipolar disorder था, I guess. If I am not getting wrong, then she was suffering from bipolar disease. So that is what you will have to mention in your notes. Okay, let's comes to his works. The Voyage Out, ये एक उनका वर्क है जो 1915 में आया है. So the original title of this work is Milamborosia. There is a character in it called Rachel Winrace. तो रेचल विनरेस embarks for South Africa on ship and discover herself as a modern mythical voyage. It satirizes Edwardian life and E.M. Foster has praised this work, so you have to mention it. Have reference of Comus by Homer. So ये 3-4 बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करना है इस वर्क के लिए. And it is not so much important work, but yes, questions have come from this work. Now the next work is Jacob's Room, which is published in 1922. Basically this is her third novel. It is set in pre-war England, follows a linear plot. Linear plot का मतलब होता है कि एकदम सीधा जो है स्टोरी चली जा रही हो, उसको हम लोग linear plot बोलते हैं. So वन इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दिस वर्क इज़ दैट ये, अब देखिए ये स्टोरी तो है जेकॉब का, लेकिन पूरे नॉवेल में आपको जेकॉब कहीं दिखेगा ही नहीं. पूरे नॉवेल में आपको जेकॉब नहीं दिखेगा. और वर्जीनिया वुल्फ की एक और ख़ासियत थी कि उनके वर्क्स जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखे जाते थे. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो गया कि सपोज कि आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो. करियर के बारे में सोचते सोचते आप पेरेंट्स के बारे में सोचने लगे कि अरे यार मैं जॉब नहीं करूँगा तो पेरेंट्स को कैसे अच्छा रखूँगा. पेरेंट्स को सोचते सोचते हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ जाए कि कभी तबीयत ख़राब हो गया तो क्या होगा. तो जब आपका थॉट जो है जंप करता है, एक थॉट से दूसरे थॉट, दूसरे थॉट से तीसरे, तीसरे से चौथा, जब इस तरीके से जंप करता है तो इसी को हम लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली बोलते हैं. तो जैकब रूम की जो स्टोरी है वो ये है कि इट्स अ स्टोरी ऑफ जैकब हु वाज इन लव विथ मेनी गर्ल्स लाइक क्लारा, मिसेस डुरैंट, फ्लोरिंडा, फैनी एंड एल्मर, बट ही लेफ्ट ऑल ऑफ देम एंड गेट इन लव विथ सेंड्रा वेनवर्थ, बट शी वॉज मैरिड. अब जिससे उसको प्रेम होता है वो किसी और से शादी करती है, लेकिन अब उसका बेचारा प्रेम तो उसका सच्चा होता है. जैकब स्टडीज अबाउट प्लेटो एंड सुक्रात इन कैम्ब्रिज. He told all these incidents to his friend Timothy Durant and Richard Bonamy. Later he joined in World War I and died in combat. So this is the story of it. अब आप इसका समरी देख लेना यूट्यूब पे, और इसका जो समरी देखने के बाद आप क्लिफ नोट्स या स्पार्क नोट्स से इसका समरी जो है पढ़ के, और समरी का शॉर्ट समरी आप इसका
लिख लेना। बाकी पढ़ते वक्त जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगे, जैसे कि ये जो वर्क है जैकब्स रूम, ये वर्जीनिया वुल्फ जो है वो जेम्स जोयस की यूलिसस से इंस्पायर्ड होकर लिखी थी। तो जो इस तरीके की इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको नोट्स में डालना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने एक दो और बताया कि ये इनका थर्ड नोबेल है और ये प्री वॉर इंग्लैंड में सेट किया गया है, इसका एक लीनियर प्लॉट है। तो ये सब जो है वो बुलेट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नोट डाउन करना होगा अपने नोट्स में। नाउ लेट्स कम्स टू इज वन ऑफ द बेस्ट Nobel, and it is most famous Nobel of Virginia Woolf, that is Mrs. Dallway, which is published in 1925. अब देखिए इसके की फैक्ट्स क्या हैं। पहला है ओरिजिनल टाइटल वाज द आवर्स। इट हैज़ टू शॉर्ट स्टोरी, मिसेस डॉलवे इन बॉन्ड स्ट्रीट और द प्राइम मिनिस्टर, जो कि अनफिनिश्ड था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट हो गए इस वर्क के। अब इसमें अब करना क्या है कि जो इम्पोर्टेंट वर्क है और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स है, आप कोशिश करिए कि उसका आप एक माइंड मैप बनाइए। अब माइंड मैप कैसे बनता है, गूगल पे जाइएगा, माइंड मैप टाइप करिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको एक माइंड मैप के तरीके से क्या करना है कि जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उसको लिखना है, उसको सजाना है, ताकि जब जब भी आप रिवीजन के लिए जाओ तो वो जो है अच्छा दिखे और रिवीजन करने में मन लगे, राइट। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट क्लेरिसा हु वाज ऑर्गेनाइजिंग पार्टी एंड शी मेट पीटर हु लव्स हर, बट क्लेरिसा ऑब्वियसली वो उससे प्यार नहीं करती थी और क्लेरिसा जो है वो रिचर्ड से शादी कर लेती है। मतलब पीटर से वो नहीं शादी करती है, वो शादी किससे करती है, रिचर्ड से कर लेती है। एंड हैव बेबी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ की जो हिस्ट्री की टीचर थी वो एलिजाबेथ की माँ यानी क्लेरिसा को पसंद नहीं करती थी और क्लेरिसा जो है वो उस हिस्ट्री टीचर को जो है पसंद नहीं करती थी। अब देखिए, अब इसमें एक और अलग कहानी चलता है। एक सेप्टिमस नाम का कैरेक्टर होता है हु यूज्ड टू स्टडी शेक्सपियर एंड मैरिड टू ल्यूक्रेजिया एंड ज्वाइंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। व्हेन हिज फ्रेंड इवांस डाइड इन इट ही बिकम हॉलुसिनेशन। मतलब कि जब उसकी दोस्त की मृत्यु होती है तो वो अंदर से एकदम खोखला हो जाता है, उसको अकेलापन फील होने लगता है। तो जब वो अकेलापन फील करने लगता है, ही मेट अ डॉक्टर कॉल्ड सर विलियम ब्रैडशो, ही वाज अ साइकेट्रिस्ट। ही सेंट हिम टू डॉक्टर हॉल्म्स। When Septimus see Dr. Holmes, he thinks he is a monster and jumped from window and died. When in evening Clarissa hears that Septimus had died, she becomes sad but later joined in the party. सो ऑल नोबेल इंड्स इन वन डे। सिर्फ एक दिन में जो है ये नोबेल ख़त्म हो जाती है। जैसे कि जेम्स जोयस का यूलिसस है वो सिर्फ एक दिन में ख़त्म होता है, उसी तरीके से वर्जीनिया वुल्फ का जो ये वर्क है वो भी एक दिन में जो है ख़त्म होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। मतलब ये एक तरीके का बुलेट पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना ही रखना है। एक क्वेश्चन था इस वर्क से कि फियर नो मोर फ्रॉम फ्यूरियस सन, दिस इज अ कोट। तो ये जो कोटेशन है वो किस नोवेल में आया है वर्जीनिया वुल्फ के, एंड द आंसर इज मिसेस डॉलवे। अब पॉइंट ये है कि इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपसे बनेगा कैसे। तो एक तो ये है कि आप इस वर्क को डिटेल में पढ़ो, आप पूरा नोवेल ही पढ़ लो। एंड आई ऑब्वियसली रिकमेंड यू कि आप जाइए और नोवेल पढ़िए, बिकॉज मेरा मानना है कि जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स के, अगर आप वो नोवेल पढ़ लेते हो तो आप समझ जाइए कि नेट का 30 to 35% तो जो उसका सिलेबस है आप कवर कर चुके हो। क्योंकि इम्पॉर्टेंट बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नेट में। अगर आप लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, अगर आप जो उनके मेन टेक्स्ट को पढ़ लो तो आप तो कम से कम 20% तो पक्का समझ जाइए कि आप यूजीसी नेट को कवर कर चुके हो। सो ट्राई टू रीड इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ इम्पोर्टेंट राइटर्स। Okay, now let's comes to his another next important work, that is To the Lighthouse, which is published in 1927.
The novel centers on the Ramsay family and their visits to the Isle of Skye in Scotland between 1910 and 1920. So this is a key bullet point which you have to mention in your notebook. So it's a story about Mrs. Ramsay who married to Mr. Ramsay, and they had a son whose name was James. So James always says to her parent that let's go to the लाइट हाउस, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो मानते नहीं हैं. फिर होता क्या है कि चार्ल्स टेल्स टू लिली, मतलब लिली एक लड़की होती है और चार्ल्स एक दूसरा कैरेक्टर है. सो चार्ल्स टेल्स टू लिली दैट वुमेन कांट डू पेंटिंग एंड राइटिंग. 10 years passed. Mrs. Ramsay and her children, Prue and Andrew died. यानी कि 3 लोग की इसमें मृत्यु होती है. सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन कि प्रू नाम का एक कैरेक्टर है जो कि उनका बेटा होता है. एंड्रयू जो उनका कैरेक्टर है जो शायद उनका बेटा ही होता है आई गेस. और मिसेज राम समय, ये तीनों की मृत्यु हो जाती है. तो मिस्टर राम समय जो है वो अपने बेटे जेम्स से कहते हैं कि चलो लाइट हाउस जो है वो घूम के आया जाए. अब जो उनका बेटा जेम्स था वो बड़ा हो चुका था, और बड़ा हो चुका तो उसको जाने का मन नहीं था हमारे वो, लेकिन फिर भी वो अपने पापा के कहने पे जाता है. और उसके पापा बोलते हैं दैट आई रियली प्राउड ऑफ यू व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ. सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्क एंड यू हैव टू रीड दिस वर्क इन डिटेल. अब देखिए और कुछ इसमें जो बुलेट पॉइंट्स हैं. लाइट हाउस डजंट डिस्क्राइब्स चेंज इन चेंजिंग वर्ल्ड. शी सेड इजली द बेस्ट ऑफ माई वर्क. ये किसने कहा था? वर्जीनिया वुल्फ ने. यानी कि वर्जीनिया वुल्फ ने इस वर्क के लिए, टू द लाइट हाउस के लिए बोला था कि ये मेरी सबसे बेहतरीन बुक है. दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, विंडो, टाइम पास एंड द लाइट हाउस. अब देखिए एक क्वेश्चन जो है इससे बना है कि टू द लाइट हाउस का जो लास्ट लाइन है वो क्या है, और लास्ट लाइन है इट वॉज डन, इट वॉज फिनिश्ड. सो प्लीज रीड दिस वर्क इन डिटेल. एक इनका अगला वर्क है ऑरलैंडो, और ये भी जो वर्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ पब्लिश्ड इन 1928. इसका जो सबटाइटिल है वो है ऑटोबायोग्राफी, और ये जो वर्क है वो इंस्पायर्ड है उनका जो लवर थे पीटर सैगविले, उनसे जो है ये वर्क इंस्पायर्ड है. सो इट्स अ स्टोरी अबाउट ऑरलैंडो हु वाज अ बॉय and he converted into a girl at age of 30 and lives more than 300 years. He worked in the regime of Elizabeth I and Charles. He was in love with Sasha, but she was unfaithful to him. After becoming girl, he meets several great writers like Nicholas Green, Alexander Pope, Nick Green जो कि एक critic थे, and they promised Orlando to publish his book The Oak Tree. अब देखिए द ओक ट्री, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्जीनिया वुल्फ के ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें द एक कैरेक्टर है जो कि ये अपना एक बुक पब्लिश करवाना चाहता है, द ओक ट्री, एंड द आंसर विल बी ऑरलैंडो. तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप समरी को पढ़ते हो तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको नोट डाउन करना है. ओके लास्ट में जो है वो सेलमेंडिन से शादी कर लेता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट वर्क. तो इसका लास्ट लाइन भी जो है आपको याद रखनी है कि लास्ट लाइन ऑफ दिस नोवेल इज इट्स गूज द वाइल्ड गूज बाय ऑरलैंडो व्हेन ही सीज एरोप्लेन. The novel ends on the final stroke of midnight on Thursday, October 11, 1928, the day when Nobel would publish. मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब नोबेल वर्जीनिया वुल्फ जो है जब ये नोबेल लिख रही थी तो उन्होंने इस नोबेल को 1928 में एंड किया. मतलब कि कहानी जो है वो 1928 में ख़त्म हुई, और ये जो बुक है वो पब्लिश होने से लगभग 3-4 साल पहले लिखी गई होगी, और पब्लिश कब करवाया? 1928 में. यानी कि नोबेल जो है 1928 में ख़त्म होती है, और ये जो वर्क है वो भी 1928 में ही पब्लिश किया जाता है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट. नाउ हिज नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी जैसी हैं. वो है द वेव्स, which is published in 1931. A story moves around 6 characters who talks about soliloquies. अब देखिए
इसका समरी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें 5-6 कैरेक्टर हैं और वो 5-6 कैरेक्टर जो है वो किसी एक बड़े फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो 6 कैरेक्टर हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि 6 बंदे हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि विशेषताएं हैं। और वो 6 कैरेक्टर जो हैं किसी एक बड़े राइटर को या किसी दूसरे लोग जो कि रियल फिगर हैं उनको जो है रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि इसके कैरेक्टर्स कौन हैं, वो क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो किसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज बर्नार्ड, ही वॉज अ स्टोरी टेलर। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ई.एम. फॉस्टर को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। द सेकेंड इज सुजैन, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डाउट ऑफ मदरहुड, और ये जो है किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वेनिसा बेल, जो कि वर्जीनिया वुल्फ की बहन थी। तीसरा है रोडा, सेल्फ डाउट एंड डिप्रेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका, रोडा का। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वर्जीनिया वुल्फ को, यानी कि अभी तक तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नेवाइल, जो कि ही वॉज इन सर्च ऑफ ट्रांसीडेंटल लव, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये किसको दर्शाता है, लिटॉन स्ट्रेची को। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है नहीं है, बट मेंशन इट योर नोटबुक। नेक्स्ट वन इज जिनी, ही वांट फिजिकल ब्यूटी और सी वांट फिजिकल ब्यूटी, और ये किसको दर्शाता है, मैरी हचिंसन को, अगेन इंपॉर्टेंट। लुइस जो अगला कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है सीक फॉर सक्सेस, और ये किसको दर्शाता है, टी.एस. एलियट को। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। और अगला है परसीवल, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हीरो ऑफ अदर 6, और ये किसको दर्शाता है, थोबी स्टीफन को। तो यानी कि इसमें 3-4 लोग जो है वो बड़े फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको याद रखना है। अब इनका अगला वर्क है बिटवीन द एक्ट्स, जो कि पब्लिश्ड हुआ है 1941 में। इट इज़ पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ, इट्स अ वर्स नोवेल, और इस नोवेल में इंडिया का रेफरेंस मिलता है। तो ये तीनों बुलेट पॉइंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अब वर्जीनिया वुल्फ को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इनका जो नोवेल है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो वर्जीनिया वुल्फ ने सिर्फ नोवेल भी नहीं लिखा है, उन्होंने लिटरेरी वर्क भी लिखा है, लाइक मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, फिर आपका है अ रूम ऑफ वंस ऑन, दो तीन और वर्क हैं जो मैं भूल रहा हूँ। सो वेन एवर आई विल मेक वीडियो ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई विल मेंशन दोज वर्क, बिकॉज दोज वर्क्स हैज़ बीन मेंशनड इन अनदर बुक। अब कुछ और जो है हम लोग PYQ देखते हैं जो कि वर्जीनिया वुल्फ से पूछी गई है। मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। सो एक क्वेश्चन आया था 2025 में कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप, मतलब कि 4 ऑप्शंस थे और इसमें से ब्लूम्सबेरी ग्रुप में कौन कौन से राइटर जो हैं नहीं आते हैं। ऑप्शन था वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, लिटॉन स्ट्रेची और W.B. ईट्स। तो इनमें से 3 लोग तो आते हैं, कौन कौन, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, लिटॉन स्ट्रेची, ये तीनों लोग ब्लूम्सबेरी ग्रुप के जो थे मेंबर थे, और नहीं कौन थे, W.B. ईट्स। एक क्वेश्चन 2015 में बना था कि वर्जीनिया वुल्फ्स का जो वर्क है टू द लाइट हाउस बिगेन इन अ पीस ऑफ अ डायलॉग। यस, अब जो डायलॉग है वो सुनिए। यस ऑफ कोर्स इफ इट इज फाइन टुमारो सेड मिसेज राम से, बट यू विल हैव टू बी अप विथ लार्क्स, ही एडेड, प्रेजेंट अमॉन्ग द लिसनर ऑफ हर रिमार्क। मतलब ये जो डायलॉग है जो मिसेज राम समय बोलती हैं वो किससे बोलती हैं, अपने फादर से, अपने नेफ्यू से, अपने सन से और अपने ड्राइवर से। तो इसका आंसर होगा कि ये बात वो अपने बेटे से बोलती हैं, यानी कि अपने सन से बोलती हैं। एक क्वेश्चन और बना था जून 2014 स्विफ्ट 1 में कि इन विच नोवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ डज अ पेंटर इन द एक्ट ऑफ पेंटिंग एक्चुअली फिगर एज अ कैरेक्टर, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ के कौन से वर्क में जो है पेंटर का जिक्र है। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना हो तो आपको पता चलेगा कि टू द लाइट हाउस में एक कैरेक्टर है जो लड़की को बोलता है कि भैया ऐसा है कि लड़की लोग ना जो है वो अच्छा पेंटिंग नहीं बना सकती हैं। ओके,
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन केम इन 2023 इन शिफ्ट 1 दिसंबर का ये क्वेश्चन है कि अ रूम, दो स्टेटमेंट हैं। अ रूम ऑफ वंस ऑन इज अ फेमिनिस्ट एसे अबाउट वुमेन एजुकेशन एक्सक्लूजन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। और स्टेटमेंट नंबर 2 है कि इन अदर वर्ल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ एसे रिटन बाय एडवर्ड सईद ऑन कंटेम्पररी आइडिया सच एज साइको एनालिसिस एंड सोशल थ्योरी। तो इसमें जो है स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ ने ऐसे लिखा है अ रूम ऑफ वंस ऑन, लेकिन एडवर्ड सईद का जो वर्क है इन अदर वर्ल्ड वो ना तो साइको एनालिसिस के बारे में बात नहीं करता है, वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। अब दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन है कि ऑल राइटर सिंस चौसर हैव कम फ्रॉम द मिडिल क्लास हैव हैड गुड एट लिस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशन वेयर हैज वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लेन्ड इट। यानी कि ये जो लाइन है वो वर्जीनिया वुल्फ ने कहाँ यूज किया है। अब देखिए 4 ऑप्शन है इसके, मिसेस डॉलवे, टू द लाइट हाउस, द लिविंग रूम, अ रूम ऑफ वंस ऑन। अब देखिए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ये क्वेश्चन जो है सबके लिए नहीं है, कोई जो है इस क्वेश्चन को, इस लाइन को पढ़ा नहीं होगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। अब मिसेस डॉलवे जब आप बार बार रिवीजन करोगे अपने नोट्स को तो आपको ये पता लगेगा कि यार मिसेस डॉलवे में तो ऐसा बात हुआ नहीं है, क्योंकि वो सेप्टिमस की कहानी है, वो कुछ और कहानी है, सिर्फ एक दिन की कहानी है और वो स्टोरी जैसा है। टू द लाइट हाउस नहीं, इसमें भी इस तरीके का बात नहीं हुआ है। आपका माइंड उस तरीके से प्रोसेस करने लगेगा जब आप 10 बार 15 बार जो है एक राइटर को आप रिवीजन कर लेते हो। द लीनिंग टावर पढ़ा नहीं है मैंने तो इसको रहने देते हैं। अ रूम ऑफ वंस ऑन, तो अ रूम ऑफ वंस ऑन में शेक्सपियर के ऊपर ज़्यादा बात हुई है तो शायद ये भी नहीं होगा। तो कौन, द लीनिंग रूम टावर, शायद ये हो जाए। तो जब आप इसको क्लिक करोगे ऑप्शन नंबर 3 तो ये सही हो जाएगा। और जब ये सही होगा तो ये कैसे सही हुआ, ये गेस पे सही हुआ। ये जो क्वेश्चन है ना वो गेस पे सही होगा। जो भी इसको टिक किया, जिसने भी इस क्वेश्चन को सही किया वो समझ जाइए कि गेस पे कर रहा है। और ये गेस पे सही कब होगा, जब आप एक राइटर को 15 बार, एटलीस्ट 10 से 15 बार तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। 15 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा एक राइटर को, तभी जाके इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप गेस पर सही कर पाओगे। अब एक और क्वेश्चन आया था 18 जून 2024 स्विफ्ट 2 में कि मतलब 4 वर्क्स दिए गए थे और उसको क्रोनोलॉजी में उसको अरेंज करना था। बीटी फिरांडे का वर्क था द फेमिनाइन मिस्टिक, साइमन डी बुआ का वर्क था द सेकंड सेक्स, वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ऑन, जर्माइन गिर का था द फीमेल इनॉच और एड्रिन रिच का था ऑफ वुमेन बॉर्न। तो इसमें बताना था कि कौन सा वर्क जो है सबसे पहले पब्लिश हुआ था। तो वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ऑन इसमें से सबसे पहले पब्लिश हुआ था। अब ये क्वेश्चंस जो है ये भी रिवीजन पे बनेंगे। मतलब कि इसमें होता क्या है, जब मैंने इस क्वेश्चंस को सही किया था 2024 में तो मैंने क्या किया कि मैंने ये गेस किया कि इसमें से किसको मैं जानता हूँ। तो मैं 2 लोग को इसमें जानता था, साइमन डी बुआ को और वर्जीनिया वुल्फ को। तो मैंने ये देखा कि इन दोनों में से कौन से राइटर हैं जिसको सबसे पहले मैंने पढ़ा है। तो मैंने सबसे पहले वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ा था। तो मैंने गेस किया कि शायद वर्जीनिया वुल्फ का वर्क पहले आया होगा और ये सोचकर मैंने क्लिक किया आंसर, और जो क्वेश्चन है वो सही भी हो गया। तो ये रिवीजन से आप भी कर लोगे। एक और क्वेश्चन था वो भी क्रोनोलॉजी में ही था कि 4-5 वर्क्स दिए गए हैं, सॉरी 1 2 3 4 वर्क दिए गए हैं और उसको जो है वो क्रोनोलॉजी में जो है अरेंज करना है। आपके ऑप्शंस हैं टी.एस. एलियट, उनका एक वर्क था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन बाय एडगर एलन पो, द आर्ट ऑफ फिक्शन बाय हेनरी जेम्स और मॉडर्न फिक्शन बाय वर्जीनिया वुल्फ। अब ये जितने भी वर्क्स हैं वो नॉन फिक्शन वर्क है। मतलब कि आप जब लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ोगे तब ये सब वर्क्स जो हैं आपको मिलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है
इसमें सबसे पहले जो है एडगर एलन पो का द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन आया, फिर उसके बाद हेनरी जेम्स का द आर्ट ऑफ फिक्शन आया, और फिर उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ का द मॉडर्न फिक्शन आया, और उसके बाद सबसे लास्ट में टी.एस. एलियट का द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म आया था। तो ये थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ये। उस वक्त मैं 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये उस वक्त हमसे भी सही नहीं हो पाया था। सो दैट्स ओके। आप 100 में 100 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट, अगर आप 65 to 70 क्वेश्चन आप सही कर देते हो, दैट इज़ वेल एनफ। आप जीआरएफ क्लियर कर लोगे उस पर। एक क्वेश्चन जो है 2021 में बना था दिसंबर में कि कुछ ऐसे दिए गए थे और क्वेश्चन और एसेस्ट दिए गए थे और उनको मैच करना था कि इस ऐसे को किस राइटर ने लिखा है। तो ऐसे था द टोरी फॉक्स हंटर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी व्हाट आई बिलीव, ऑप्शन नंबर सी द डेथ ऑफ मोथ, और ऑप्शन नंबर डी ऑफ एम्बिशन। तो देखिए इसमें से 3 मैं भी नहीं जानता हूँ कि द टोरी फॉक्स हंटर किसने लिखा है, व्हाट आई बिलीव किसने लिखा है, द डेथ ऑफ मोथ किसने लिखा है। बट मेरे को एक वर्क इसमें से मैंने पढ़ा है ऑफ एम्बिशन, जो कि लिखा गया है फ्रांसिस बैकन के। और जैसे ही आप इसको फ्रांसिस बैकन से मैच करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करोगे तो आप पीवाईक्यू जो है उसको भी, जब भी आप इम्पोर्टेंट राइटर के नोट्स बनाते हो तो उसके बाद जितने भी उस राइटर से रिलेटेड पीवाईक्यू हैं आप उसको अपने नोट्स में मेंशन कर लिया करो। अब लास्ट क्वेश्चन जो वर्जीनिया वुल्फ से बना है, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट in the following list which offer a fictionalized survey of English literature from Elizabeth time to 1928। यानी कि वर्जीनिया वुल्फ के ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें एलिजाबेथ टाइम का जिक्र हुआ है। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि वो वर्क है ऑरलैंडो। ऑरलैंडो में होता है ना कि एक लड़का जो है वो लड़की के वेश में चला जाता है और फिर वो 300 साल तक जिंदा रहता है, और उसमें जो है वो एलिजाबेथ से मिलता है, अलेक्जेंडर पोप से मिलता है, बहुत सारे फेमस राइटर से जो है वो मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ के और से वर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के। तो जब मैं कभी अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे वीडियो बनाऊंगा आई विल श्योरली अपलोड हर वर्क्स। तो फिलहाल अभी तक के लिए तो इतना ही। सो मेक श्योर दैट स्टडी 8 hours, एटलीस्ट स्टडी 8 hours, मन लगाकर पढ़िए एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।